हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो यूपी एएनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पढ़ने वाले हैं मिडवाइफरी का लेक्चर नंबर 53 पढ़ने वाले हैं। पिछले वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ 30 क्वेश्चन करने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक शेयर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो का यूपी एएनएम, बिहार एएनएम या DSSB एएनएम या किसी भी स्टेट एएनएम की तैयारी कर रही हैं तो आपके लिए बहुत शानदार सेशन होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, गर्भावस्था में ओलिगो हाइड्रामिनियोस का प्राथमिक कारण क्या है? मातृ मधुमेह या भ्रूण की किडनी असामान्यता, प्लेसेंटल अपर्याप्तता या अधिक पानी पीना। तो कह रहा है गर्भावस्था में जो ओलिगो हाइड्रामिनियोस का प्राथमिक कारण है हमारा प्लेसेंटल अपर्याप्तता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नवजात शिशु में स्पाइना बिफिडा का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट उपयोगी है? मैटरनल सीरम अल्फा, फेटोप्रोटीन टेस्ट या ब्लड शुगर टेस्ट या यूरिन टेस्ट या एक्सरे। तो कह रहा नवजात शिशु में स्पाइना बिफिडा का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट उपयोगी है? तो कौन सा टेस्ट उपयोगी है? मैटरनल सीरम अल्फा, फेटोप्रोटीन टेस्ट। नेक्स्ट कह रहा है गर्भावस्था में हाइपरटेंशन के लिए सबसे सुरक्षित एंटी हाइपरटेंसिव दवा कौन सी है? एस्पिरिन, मेथिलडोपा, लोसार्टन, एटेनोलोल। तो कह रहा गर्भावस्था में हाइपरटेंशन के लिए सबसे सुरक्षित हाइपरटेंसिव दवा कौन सी है? तो हाइपरटेंसिव दवा कौन सी है? मेथिलडोपा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है नवजात शिशु में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम RDS का मुख्य कारण क्या है? संक्रमण, न्यूरोलॉजिकल समस्या, हृदय दोष या सर्फेक्टेंट की कमी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्फेक्टेंट की कमी। किसमें? नवजात शिशु में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। कह रहा है गर्भावस्था में प्री टर्म लेबर को रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन, पेनिसिलिन या पैरासीटामॉल। तो कह रहा है गर्भावस्था में प्री टर्म लेबर को रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन दी जाती है। नेक्स्ट कह रहा है पोस्टपार्टम हेमोरेज यानी PPH के लिए कौन सा यूट्रोटोनिक दवा प्रथम पंक्ति में उपयोग होता है? मेटाफार्मिन, आयरन सप्लीमेंट, पैरासीटामॉल या ऑक्सीटोसिन। तो कह रहा पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए कौन सा यूट्रोटोनिक दवा प्रथम पंक्ति में उपयोग होता है? तो हमारा हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा गर्भावस्था में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? ल्यूकेमिया, गर्भकालीन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या एनीमिया या हेपेटाइटिस। तो कह रहा गर्भावस्था में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? गर्भकालीन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो गर्भकालीन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। नेक्स्ट कह रहा गर्भावस्था में हेपेटाइटिस ई का सबसे गंभीर प्रभाव क्या है? मातृ मृत्यु, भ्रूण विकृत, प्री एक्लेम्सिया या गर्भपात। तो कह रहा हेपेटाइटिस ई का सबसे गंभीर प्रभाव है मातृ मृत्यु। तो मातृ मृत्यु क्या है? हेपेटाइटिस ई का सबसे गंभीर प्रभाव है। कह रहा नवजात शिशु में हाइपोकैल्सीमिया का प्राथमिक लक्षण क्या है? पीलिया, उल्टी, सुस्ती, न्यूरोमस्कुलर उत्तेजना यानी झटके। तो कह रहा नवजात शिशु में हाइपोकैल्सीमिया का प्राथमिक लक्षण क्या है? न्यूरोमस्कुलर उत्तेजना यानी कि झटके। नेक्स्ट कह रहा गर्भावस्था में सिफिलिस के उपचार में कौन सी दवा प्राथमिक है? एंटीबायोटिक क्रीम, पेनिसिलिन जी, पैरासीटामॉल या आयरन टैबलेट। तो क्या कर रहा है? कह रहा गर्भावस्था में सिफिलिस के उपचार में कौन सी दवा सबसे प्राथमिक है, मतलब प्राइमरी स्तर पर ली जाती है? तो हमारा हो जाएगा पेनिसिलिन जी। तो पेनिसिलिन जी हो जाएगा राइट आंसर। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भावस्था में एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया का उपचार क्यों आवश्यक है? मोटापा रोकने के लिए, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने के लिए, एनीमिया कम करने के लिए या प्री टर्म लेबर और पाइलोनेफ्राइटिस से बचाव के लिए। तो कह रहा क्या हमारा? कह रहा है गर्भावस्था में एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया
का उपचार क्यों आवश्यक है? प्रीटर्म लेबर और पाइलोनेफ्राइटिस से बचाव के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है गर्भावस्था में टॉक्सोप्लाज्मोसिस का संक्रमण किससे होता है? मच्छर के काटने से, कच्चे मांस और बिल्लियों के मल से, संक्रमित व्यक्ति से या दूषित पानी से। तो कह रहा है गर्भावस्था में टॉक्सोप्लाज्मोसिस का संक्रमण किससे होता है? कच्चे मांस और बिल्लियों के मल से। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था में एक्लेम्पसिया के उपचार में किस दवा का उपयोग होता है? मैग्नीशियम सल्फेट, पैरासीटामॉल, एस्पिरिन, आयरन। तो कह रहा गर्भावस्था में एक्लेम्पसिया के उपचार के लिए मैग्नीशियम सल्फेट का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था में बढ़े हुए डी डाइमर का अर्थ है एनीमिया, थ्रोम्बोसिस का खतरा, लीवर डैमेज या किडनी फेल्योर। तो कह रहा गर्भावस्था में बढ़े हुए डी डाइमर का अर्थ है थ्रोम्बोसिस का खतरा। नेक्स्ट कह रहा गर्भावस्था में वेरिकोस वेन्स का सबसे अच्छा उपचार क्या है? सर्जरी, एस्पिरिन या संपीडन, स्टॉकिंग्स और पैर ऊंचे रखना या भारी व्यायाम। तो कह रहा गर्भावस्था में वेरिकोस वेन्स का सबसे अच्छा उपचार क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संपीडन, स्टॉकिंग्स और पैर ऊंचे रखना। नेक्स्ट कह रहा प्रसव के बाद गर्भाशय के उल्टा होने का तत्काल उपचार क्या है? दर्द निवारक देना, रक्त चढ़ाना, एंटीबायोटिक्स देना या गर्भाशय को मैन्युअल रूप से सही करना। तो कह रहा प्रसव के बाद गर्भाशय का उल्टा होने पर तत्काल उपचार है गर्भाशय को मैनुअल रूप से सही करना। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नवजात शिशु में हाइपोग्लाइसीमिया का स्तर क्या है? लेस देन 60 mg/dl, लेस देन 40 mg/d, लेस देन 80 mg/d या लेस देन 100 mg/dl। यानी नवजात शिशु के लिए ग्लाइसीमिया का स्तर 40 mg/dl से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। नेक्स्ट फिर कह रहा गर्भावस्था में प्लेसेंटा एक्रेटा का मुख्य जोखिम कारक क्या है? उच्च रक्तचाप, एनीमिया, मधुमेह, पूर्व सिजेरियन डिलीवरी। तो कह रहा गर्भावस्था में प्लेसेंटा एक्रेटा का मुख्य जोखिम है पूर्व सिजेरियन डिलीवरी। बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था में हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का प्रबंधन कैसे करें? उपवास कराना, तरल पदार्थ और एंटीइमेटिक दवाएं देना, अधिक वसायुक्त भोजन देना, भारी व्यायाम। तो कह रहा गर्भावस्था में हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का प्रबंधन कैसे करें? तो कैसे करना चाहिए? तरल पदार्थ और एंटीइमेटिक दवाओं के द्वारा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा प्रसव के दौरान एपिड्यूरल एनेस्थीसिया किस चरण में दिया जाता है? पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में या केवल सिजेरियन में। तो कह रहा प्रसव के दौरान एपिड्यूरल एनेस्थीसिया किस चरण में दिया जाता है? पहले चरण में दिया जाता है। कह रहा गर्भावस्था में पेल्विक जोड़ों में दर्द का कारण क्या है? विटामिन डी की कमी, आयरन की कमी या रिलैक्सिन हार्मोन का प्रभाव या संक्रमण। तो कह रहा गर्भावस्था में पेल्विक जोड़ों में दर्द का कारण क्या है? रिलैक्सिन हार्मोन का प्रभाव। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा गर्भावस्था में हाइड्रामनियोस का क्या अर्थ है? एमनियोटिक द्रव की कमी, भ्रूण का अत्यधिक वजन, प्लेसेंटा का टूटना, एमनियोटिक द्रव की अधिकता। तो क्या कह रहा गर्भावस्था में जो हाइड्रामिनियोस है इसका अर्थ है एमनियोटिक द्रव की अधिकता। फिर कह रहा है गर्भावस्था में हेपेटाइटिस बी के संक्रमण से बचाव के लिए क्या किया जाता है? एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, टीकाकरण और इम्यूनोग्लोबुलिन या सर्जरी या आयरन सप्लीमेंट। तो कह रहा गर्भावस्था में हेपेटाइटिस बी के संक्रमण से बचाव के लिए क्या किया जाता है? टीकाकरण और इम्यूनोग्लोबुलिन। नेक्स्ट फिर कह रहा गर्भावस्था में फोलिक एसिड की दैनिक आवश्यकता कितनी है? 100 mcg, 1000 mcg, 400 से 800 mcg या 2000 mcg। तो कह रहा गर्भावस्था में फोलिक एसिड की दैनिक आवश्यकता है 400 से 800 mcg। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था में ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट का उद्देश्य क्या है? भ्रूण का लिंग पता करना, भ्रूण की हृदय गति पर संकुचन का प्रभाव जांचना, माता का बीपी मापना, प्लेसेंटा की स्थिति जानना। तो कह रहा गर्भावस्था में ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट यानी OCT का उद्देश्य क्या है? भ्रूण की हृदय गति पर संकुचन का प्रभाव जांचना। फिर कह रहा है पोस्टमार्टम ब्लूज कितने दिनों तक रह सकता है? 3 से 10 दिन, 1 से 2 दिन, 1 महीना या 6 महीना। तो कह रहा पोस्टमार्टम ग्लूज कितने दिनों तक रह सकता है? तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 3 से 10 दिन। नेक्स्ट कह रहा गर्भावस्था में प्लेसेंटा प्रीविया का मुख्य लक्षण क्या है? पेट में तेज दर्द, उल्टी और चक्कर,
दर्द रहित योनि से रक्तस्राव, पेशाब में जलन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सही, गर्भावस्था में प्लेसेंटा प्रीविया का हो जाएगा। नेक्स्ट, गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन का मुख्य स्रोत क्या है? अंडाशय, प्लेसेंटा, पिट्यूटरी ग्रंथ या थायराइड। तो गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन का मुख्य स्रोत क्या है? प्लेसेंटा। नेक्स्ट, गर्भावस्था में एनीमिया के लिए HB का क्रिटिकल स्तर क्या है? 10 ग्राम पर DL, 15 ग्राम पर DL, 12 ग्राम पर DL, 7 ग्राम पर DL। तो गर्भावस्था में एनीमिया के लिए HB का क्रिटिकल स्तर है 7 ग्राम पर DL। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या करा है, गर्भावस्था में लीवर फंक्शन टेस्ट के में कौन सा एंजाइम बढ़ता है? एमाइलेज या ALT, एलानिन ट्रांसएमिनेज, लिपेज या क्रिएटिनिन। तो गर्भावस्था में लीवर फंक्शन टेस्ट में कौन सा एंजाइम बढ़ता है? ALT यानी कि एलानिन ट्रांसएमिनेज। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।